हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हम चर्चा कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस पर। न्यूट्रिशन साइंस में हमने समाप्त किया, अभी विटामिन समाप्त किया था कल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं खनिज लवण के बारे में। हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। आपको मैंने बोला था कि हम अब 3 दिन जो है न्यूट्रिशन साइंस करेंगे और 3 दिन हम कोई नया ब्रांच पढ़ाएंगे। लेकिन जो है कुछ कारण की वजह से मैं आपको आज इस हफ्ते में जो है न्यूट्रिशन साइंस ही पढ़ाऊंगी। ये पूरा वीक आपका जो है न्यूट्रिशन साइंस से चलने वाला है। नेक्स्ट वीक से हम जो है एक नए ब्रांच को भी उठाएंगे। तो हमारा 3 दिन चलेगा न्यूट्रिशन साइंस और 3 दिन चलेगा आपका टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल कई लोगों ने बोला है पढ़ाने के लिए। तो जो सीडीपी वाले हैं वो भी ना परेशान हो, क्योंकि हम 3 दिन करेंगे। आपकी टोटल 6 दिन थ्योरी चलेगी, 3 दिन जिसमें से चलेगी न्यूट्रिशन साइंस की और 3 दिन चलेगी आपकी टेक्सटाइल की। बाकी जो हम एक दिन प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम करेंगे सीडीपी का, तो सीडीपी की उसमें प्रैक्टिस चलेगी आपकी। तो इस प्रकार से आपके तीनों ब्रांच चलते रहेंगे और आपका 2 ब्रांच तो खत्म ही हो चुका है। एक तो आपका हो गया है एक्सटेंशन एजुकेशन और एक आपका होम मैनेजमेंट। ये दोनों आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो हम चलिए अब पढ़ते हैं अपने जो है खनिज लवण के बारे में, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट करने वाले हैं नए ब्रांच को। तो चलिए आज देख लेते हैं हम मिनरल्स के बारे में। तो जो ये मिनरल्स होते हैं हमारे शरीर के कुल भार का 96% भार जो होता है वो प्रोटीन, कार्बोज और जो है वसा जल के कारण होता है। तो हमारे शरीर का जो 96% भार होता है वो किस किस का होता है? तो वो प्रोटीन का, कार्बोज का, वसा का और जल के कारण होता है। बाकी जो शेष 4% बचता है उस शेष 4% में आपका हो जाता है खनिज लवण। अब इस 4% शेष बचते हैं उसमें कितने खनिज लवण आ जाते हैं? तो उसमें आ जाते हैं आपके 24 खनिज लवण। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हमने जब एमिनो एसिड के बारे में पढ़ा था तो भी बताया था कि जो हमें एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है आपको 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। और जो खनिज लवण की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 24। मतलब कि हमारे शरीर को कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है? तो वो होती है 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता। और खनिज लवणों की कितना आवश्यकता होती है? तो वो होती है 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। ये खनिज तत्व आपको कहाँ से मिलते हैं? तो ये खनिज तत्व जो होते हैं आपको भोजन से मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे 24 खनिज लवण हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, लोहा, मैग्नीज, तांबा, मैग्नीशियम, आयोडीन, कोबाल्ट, जिंक, आर्सेनिक, ब्रोमीन, एल्युमिनियम, निकेल, क्लोरीन, क्रोमियम, कैडमियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, वेनेडियम। ये है आपका वेनेडियम, मेल्विडेनम। तो ये हो जाते हैं आपके 24 खनिज लवण जो आपके शरीर में इनकी आवश्यकता होती है। हमें इन 24 के बारे में तो नहीं, लेकिन इसमें से आपको काफ़ी ऐसे जो हैं जिनके बारे में आपको कुछ न कुछ पता होना ही चाहिए। ठीक, अब हम देख लेते हैं इस जो ये हमारे खनिज लवण हैं इनका भी वर्गीकरण किया गया है। तो ये जो आपके खनिज लवण हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 2 भागों में इनको बांटा गया है। एक तो आपका हो जाता है मुख्य खनिज लवण और दूसरा हो जाता है आपका गौड़ खनिज लवण, जिसे हम कहते हैं ट्रेस मिनरल एलिमेंट। और जो हमारा मुख्य होता है उसको बोलते हैं मेजर मिनरल एलिमेंट्स। ये हो जाते हैं आपके 2 प्रकार के खनिज लवण। अब जो हमारा मुख्य खनिज लवण होता है वो कौन कौन सा होता है? तो उसमें आपका आ जाता है सबसे पहले कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? हम इसे किससे डिनोट करते हैं? तो कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। ये आपको ध्यान रखना है इसके प्रतीक को भी। अगला आ जाता है फास्फोरस, जिसे हम डिनोट करते हैं P से। पोटेशियम, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं K। फिर आ जाता है सल्फर, S हो जाता है इसका। सोडियम जो हो जाता है ये है, इसका हो जाता है Na। क्लोरीन जो है
है इसका हो जाता है Cl, मैग्नीशियम जो है इसका हो जाता है Mg। तो आपके मुख्य खनिज लवण कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। मुख्य में आपका आ जाता है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, ये हो जाते हैं आपके मुख्य खनिज लवण। अब हम देख लेते हैं जो हमारे गौड़ खनिज लवण हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें आपका आ जाता है सबसे पहले तो लोहा, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, सेलेनियम, जिंक, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या आ जाता है क्रोमियम, कैडमियम, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, निकिल, वेनेडियम, ये हो जाते हैं आपके गौड़ खनिज लवण। तो लोहे को हम क्या लिखते हैं Fe, मैग्नीज को Mn, कॉपर को Cu, कोबाल्ट को Co, एल्युमिनियम को Al, सेलेनियम को Se, जिंक को Zn, फ्लोरीन को F, ब्रोमीन को Br, आयोडीन को I, क्रोमियम को Cr, कैडमियम को Cd, मोलिब्डेनम को Mo, सिलिकॉन को Si, निकिल को Ni, वेनेडियम को V। तो ये आपको इसके प्रतीकों को भी ध्यान रखना है। तो आपने देख लिया आप खनिज लवण कितने प्रकार के हैं, दो, एक तो हो जाता है आपका मुख्य खनिज लवण और एक आपका हो जाता है गौड़ खनिज लवण। अब हम देख लेते हैं खनिज लवण के कार्य क्या होते हैं। ये खनिज लवण की हमारे शरीर में क्या आवश्यकता होती है या क्या कार्य करता है। तो जो खनिज लवण होता है आपके शरीर में मुख्य रूप से दो प्रकार का पाया जाता है, मतलब इसके कार्य जो होते हैं दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक कार्य इसका होता है निर्माण करना, कि निर्माणात्मक कार्य हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है नियामक कार्य। तो इसके दो कार्य कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका हो जाता है निर्माणात्मक कार्य और दूसरा हो जाता है नियामक कार्य। तो इसके निर्माणात्मक कार्य में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है अस्थियों का निर्माण करना। अस्थियों के निर्माण में कौन कौन से खनिज लवण मदद करते हैं, तो आपका कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब मिलकर आपके दांतों और अस्थियों दोनों का निर्माण करते हैं और इनको मजबूती भी प्रदान करते हैं। कौन, ये आपके कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जो खनिज लवण होते हैं ये आपके दांतों और हड्डियों के निर्माण में सहायता करते हैं और उनको मजबूती भी प्रदान करते हैं। फिर आ जाता है पेशीय ऊतकों एवं तंत्रिका तंत्र का निर्माण करना। जो हमारे खनिज लवण होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे पेशियों और तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं। हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, ये जो आपके खनिज लवण होते हैं इनमें जो है ये आपके हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। हीमोग्लोबिन में के निर्माण में कौन सा खनिज लवण सहायक होता है, तो वो होता है आपका आयरन। जो आयरन होता है वो आपके आयरन और तांबा इन दोनों की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए। रक्त में बहुत कम मात्रा में जो है आपके कोबाल्ट भी स्थित होता है। आपको एक और बात बताना है, जब मैंने आपको विटामिन पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है और वो कोबाल्ट कितने प्रतिशत पाया जाता है। दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग को याद है, क्योंकि अभी मैंने इसको हाल ही में पढ़ाया था। अब आप बताइए कि वो कौन सा विटामिन था। अगला आ जाता है हार्मोन के निर्माण में। हार्मोन के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसके निर्माण में कौन सहायक होता है, वो आयोडीन होता है। आपको पता है अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो गई है तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा घेंघा रोग, या जिसे गलकंड कहते हैं, ये हो जाता है, रोग हो जाता है। ठीक, अगला आ जाता है आमाशयिक रस का निर्माण करना।
तो जो भोजन है, भोजन के पाचन के लिए आमाशय में आमाशयिक रस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आमाशयिक रस में क्या होता है? तो आमाशयिक रस में आपका होता है HCl पाया जाता है, ठीक? यह जो होता है, जो HCl होता है, यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, क्योंकि HCl क्या होता है? अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl का पूरा नाम क्या होता है? ये तो रासायनिक नाम हो जाता है, इसको बोलते क्या है HCl को? तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह जो है अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो इनका नाश हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए आपको होती है क्लोरीन की आवश्यकता। अगला आ जाता है आपका कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। जो आपका खनिज लवण होता है यह आपकी कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए भी सहायक होता है, उनमें मदद करता है। अब आ जाता है आपका जो है, ये था आपका निर्माणात्मक कार्य। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसका निर्माणात्मक कार्य क्या हो जाता है। तो अस्थियों का निर्माण करना, दांतों का निर्माण करना, पेशीय ऊतकों एवं तंत्रिका तंत्र का निर्माण करना, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, हार्मोन का निर्माण करना, आमाशयिक रस का निर्माण करना, कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना, ये इतने कार्य हो जाते हैं, आपके खनिज लवण के निर्माणात्मक कार्य हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके नियामक कार्य कौन कौन से होते हैं। हमने निर्माणात्मक कार्य के बारे में तो चर्चा कर लिया, लेकिन अब हम देख लेते हैं इसके जो है नियामक कार्य कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है अम्ल क्षार का संतुलन करना। जो आपके खनिज लवण होते हैं वो आपके अम्ल और क्षार का जो है क्या करते हैं? संतुलन करते हैं। और क्या करते हैं? हृदय की गति का संतुलन करते हैं। रक्त का थक्का जमने में ये आपकी मदद करते हैं, मतलब जो रक्त होता है उसको थक्का जमाने में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं। नाड़ी संस्थान के संवेदनशीलता को बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। जो हमारे खनिज लवण होते हैं वे हमारे नाड़ी की संवेदनाओं को नियंत्रित रखते हैं। अब इसमें कौन कौन सहायता करता है? तो इसमें आ जाता है आपका सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है। ये सब मिलकर आपके नाड़ी संस्थान की संवेदनशीलता को नियंत्रित करते हैं। जल का संतुलन करता है, नियमन करता है। कौन? ये आपका जो खनिज लवण होता है यह जल का क्या करता है? नियमन करता है, संतुलन करता है। एंजाइम्स को सक्रियता में सहायता करता है। जो एंजाइम होते हैं उनकी सक्रियता में भी यह सहायता करता है। कौन? आपका खनिज लवण, ठीक। आगे क्या आ जाता है? अब ये थे हमने जो देख लिए खनिज लवण के बारे में कि खनिज लवण के क्या कार्य होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, हमारे शरीर में इनका क्या कार्य होता है, कौन से हमारे मुख्य खनिज लवण होते हैं और कौन से हमारे गौण खनिज लवण होते हैं। अब हमने इन सब के बारे में जान लिया, तो अब हम एक एक खनिज लवण के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैल्शियम के बारे में कि कैल्शियम क्या है, कितना पाया जाता है, इसकी क्या विशेषता है, क्या कार्य है, क्या करता है, इन सब पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो जितना हम कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे ज़रूरी नहीं है हमें सारे विटामिन के बारे में ही सारे खनिज लवण के बारे में उतना पढ़ना हो, क्योंकि हमारे शरीर में हमने देखा कुछ की कम आवश्यकता होती है, कुछ की अधिक आवश्यकता होती है। कुछ खनिज लवण हमारे लिए ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं तो कुछ कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो हमें कुछ खनिज लवण को ज़्यादा पढ़ना है, कुछ खनिज लवण के बारे में कम पढ़ना है, ठीक। तो हमें यहाँ पर देख लेते हैं कैल्शियम के बारे में कि कैल्शियम के बारे में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पता है कि जो आपके शरीर में खनिज लवण है वो कितने प्रतिशत है? वो है आपका टोटल 4% होता है। ये हमने पहले ही देख लिया। फिर क्या आ जाता है इसमें, जो आपका 4% होता है, इस 4% का ही 2% जो होता है वो हो जाता है आपका कैल्शियम। जब 4% जैसे 24 खनिज लवण है तो 24 खनिज लवण में से जो आपका 2% हो जाता है,
4% तो ये टोटल है ही। इस 4% में से आपका 2% जो होता है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है कैल्शियम। कितना? 2%। और इस कैल्शियम का, जो कैल्शियम आपने 2% लिया है, इसका जो 99% है वह आपके अस्थियों में पाया जाता है और दांतों में पाया जाता है और थोड़ा रक्त में भी पाया जाता है। तो आपके शरीर में सर्वाधिक जो खनिज लवण होता है कौन सा होता है? तो वो होता है आपका कैल्शियम। और इस कैल्शियम का जो सर्वाधिक भाग होता है, मतलब कि 99% भाग होता है, वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है आपके हड्डी में, दांत में और रक्त में होता है। फिर आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या आ जाता है। जो हमारा कैल्शियम है, इसका संबंध किससे किससे होता है? तो इसका संबंध विटामिन डी से होता है। और पी का मतलब हो जाता है फास्फोरस। तो हमारा जो खनिज लवण है, कैल्शियम खनिज लवण है, इसका संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध जो होता है वो विटामिन डी से होता है और फास्फोरस से इसका संबंध होता है। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। ये चारों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम के कार्य क्या क्या हैं। कैल्शियम के बारे में हमें पूरा पढ़ना है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका कार्य क्या होता है, या हमारे शरीर में कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये तो आपने देख ही लिया। अब हम देख लेते हैं यह कार्य क्या करता है। तो सबसे पहले आ जाता है कि हड्डियों का निर्माण करना। जो आपका कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम किसमें मदद करता है? तो हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी हड्डी के निर्माण के लिए प्रोटीन मैट्रिक्स बनना प्रारंभ होता है। इससे क्या होगा? इससे बनी हड्डियां मुलायम होती हैं, लचीली होती हैं। तो जन्म के बाद जब शैशवावस्था में हड्डियां कार्टिलेज के रूप में बदल जाती हैं। जब जो है बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो किससे बनी होती है? प्रोटीन मैट्रिक्स। आपको ध्यान रखना है, क्या? प्रोटीन मैट्रिक्स से बनी होती हैं। लेकिन जब शैशवावस्था में आता है तो वह जन्म के बाद जब शैशवावस्था में पहुंचता है तो शैशवावस्था में हड्डियां कार्टिलेज के रूप में होती हैं। इसके बाद वह प्रोटीन मैट्रिक्स जो होता है आपका कड़ा मजबूत होने लगता है, क्योंकि आपने देखा है आपकी हड्डियां कितनी मजबूत होती हैं, कितनी कड़ी होती हैं। ये जो होते हैं, ये खनिज लवण जो मैट्रिक्स होता है, ये कड़े होने के लिए इनको पहले तो मुलायम रहते हैं, लेकिन जब इनको कड़ा होना होता है तो किसकी आवश्यकता होती है? तब होती है आपको खनिज लवण की आवश्यकता है। इनको जमने के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है। और ये खनिज लवण कैल्शियम फास्फोरस के साथ मिलने से जो कैल्शियम फास्फेट बनता है, जो आपका कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है तो आपका कैल्शियम फास्फेट बनता है, इसके कारण होता है। ठीक, तो और जो ये आपको पता है, जो ये हड्डियां बन रही हैं, मजबूती की क्रिया इसमें हो रही है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं कैल्सिफिकेशन। हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ये हड्डी बनने की प्रक्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, उस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को ही आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कैल्सिफिकेशन क्या होता है। तो हड्डियों के निर्माण की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी कैल्सिफिकेशन। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाता है दांतों का निर्माण करना। जो हमारा खनिज लवण होता है, मतलब कैल्शियम खनिज लवण होता है, वो क्या कार्य करता है? तो ये आपके दांतों के निर्माण में सहायता करता है। दांतों तथा हड्डियों के निर्माण मजबूती के लिए कैल्शियम के साथ फास्फोरस होना आवश्यक होता है। आपने पहले ही देख लिया कि जो है इसका संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध किससे होता है? विटामिन डी से और फास्फोरस से होता है। तो इनकी मजबूती के लिए, चाहे वो हड्डी हो या दांत हो, इनकी मजबूती के लिए कैल्शियम तो आवश्यक होता ही होता है। लेकिन कैल्शियम के साथ किसकी आवश्यकता होती? तो कैल्शियम के साथ होती है फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला आ जाता है आपका शारीरिक वृद्धि एवं विकास करना। जो आपके खनिज लवण होते हैं, मतलब कि कैल्शियम होता है, ये आपके शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अगर जो है कैल्शियम का शारीरिक वृद्धि और विकास में प्रत्यक्ष कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आपको पता है कि जो यह आपका देखने के लिए, जैसे आप देखेंगे कि भोजन में कैल्शियम की कमी
जो है इसके प्रभाव से प्रोटीन पर पड़ता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? प्रोटीन पर पड़ेगा। अगर भोजन में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाती है, और अगर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो आपको पता है प्रोटीन का मुख्य कार्य ही क्या होता है? शरीर की वृद्धि और विकास करना। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से आपके शारीरिक निर्माण में भी, मतलब शारीरिक वृद्धि और विकास में भी सहायता कर रहा है। ठीक, अगला आ जाता है रक्त जमने में सहायता करना। क्या इसका कार्य होता है? रक्त जमने में सहायता करना। तो आपको पता है जब कहीं कट फट जाता है, टूट फूट हो जाती है तो हमारे शरीर से रक्त निकलने लगता है। अगर हमारे शरीर से रक्त अधिक मात्रा में निकल गया है तो इसका प्रभाव हम पर गलत पड़ता है। कभी कभी अधिक रक्त जब आपके शरीर से अधिक रक्तस्राव हो जाता है तो जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो गया तो क्या होता है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर समय से उसको दवा नहीं मिला, उसका इलाज नहीं हुआ, उसका जो रक्तस्राव हो रहा था वो नहीं बंद हुआ तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक, और हमने इसके बारे में भी देखा था कि कैसे यह रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। अगला आ जाता है आपका मांसपेशियों के संकुचन में नियंत्रण करना। जो आपका कैल्शियम होता है, कैल्शियम मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है, उन्हें क्रियाशील बनाए रखने में भी सहयोग देता है। ठीक, आगे आ जाता है हृदय की गति को संतुलित बनाए रखना। कैल्शियम जो है वो हृदय की गति को संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। हृदय की मांसपेशियों के सामान्य संकुचन के लिए उन्हें आवृत किए तंतुओं के तरल पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होना आवश्यक होता है। ठीक, अगला आ जाता है कोशिका भित्ति की प्रवेश्यता बनाए रखना, मतलब लेसिथिन तथा फास्फोलिपिड के साथ संयुक्त रूप से मिलकर पौष्टिक तत्वों को अवशोषण में मदद करता है। क्या, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जो लेसिथिन और फास्फोलिपिड के साथ संयुक्त रूप से मिलकर पौष्टिक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। कौन? आपका कैल्शियम। अगला कार्य क्या आ जाता है इसका? अगला कार्य हो जाता है एंजाइम्स की क्रिया में सहायक। एंजाइम्स की क्रिया में सहायक मतलब कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के पाचन में सहायता प्रदान करने वाले पाचक रसों को सक्रिय बनाने में यह सहयोग करता है। कौन? आपका कैल्शियम। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कैल्शियम। तो एक बार हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि कैल्शियम का कार्य क्या होता है। तो आपका आ जाता है सबसे पहले तो दांतों और अस्थियों का निर्माण करना, शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायता करना, रक्त को थक्का बनाने में सहायता करना, मांसपेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, हृदय गति को संतुलित बनाए रखना और एंजाइम को सक्रिय रूप से बनाए रखना। एंजाइम्स को सक्रिय बनाने में सहायता करता है। और क्या करता है? और हमने देखा यह जो हमारे नाड़ी केंद्र होते हैं, नाड़ी तंतुओं की संवेदना को बनाए रखते हैं। ये सारे कार्य हो जाते हैं आपके कैल्शियम के। तो यहाँ से कुछ पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी पॉइंट आपको बताए गए हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस, ये पीएच नहीं होगा, ये सिर्फ पी होगा। ठीक, कैल्शियम और फास्फोरस का उचित अनुपात क्या होना चाहिए हमारे शरीर में? तो जो शैशवावस्था है, गर्भावस्था है, धात्री अवस्था है और किशोरावस्था है, इन अवस्थाओं में आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको याद ही रहेगा जो कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होता है वो 1:1 होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है? यहाँ पर याद आपको ये रखना है कि जो वृद्धावस्था होती है, वृद्धावस्था में कैल्शियम और फास्फोरस के अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। क्या परिवर्तन आता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात 1:2 हो जाता है। बाकी की जो अवस्थाएं हैं आपकी, वहाँ पर आपके 1:1 रहता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो है आपके शैशवावस्था, धात्री अवस्था, गर्भावस्था या किशोरावस्था में कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात क्या होता है? तो वहाँ पर होता है 1:1 हो जाता है। लेकिन वृद्धावस्था में क्या होता है? तो वृद्धावस्था में ये अनुपात आपका 1:2 हो जाता है, मतलब कैल्शियम का 1 होगा और फास्फोरस का 2 अनुपात होगा, तो 1:2 हो जाता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कैल्शियम की प्रक्रिया।
हमने देखा अभी ऊपर पहले ही देखा था हड्डियों के निर्माण में। मतलब कि एक तो होता है कैल्सिफिकेशन होता है और एक होता है डीकैल्सिफिकेशन। तो कैल्सिफिकेशन क्या होता है? जब हड्डियों में कैल्शियम आके जुड़ता है, मतलब जब हमने देखा था कि बचपन में जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी हड्डियाँ बहुत कोमल होती हैं, बहुत लचीली होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उस स्वस्थ समय होता है तो उसके शरीर में कैल्शियम क्या करते हैं, उसकी हड्डियों में जमते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी हड्डियाँ जो होती हैं मजबूत होती हैं। तो जो कैल्शियम ये हड्डियों का निर्माण होता है, उसका क्या उसको उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन। और डीकैल्सिफिकेशन किसे कहते हैं? तो जब आपके हड्डियों से कैल्शियम हटने लगता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डीकैल्सिफिकेशन। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि कैल्सिफिकेशन किसे कहते हैं और डीकैल्सिफिकेशन में क्या होता है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया में क्या होता है या फिर डीकैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया में क्या होता है। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। अब हम आगे देख लेते हैं, अगर आपके शरीर में जो है कैल्शियम की अधिकता हो गई है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक उसके बाद जो है आप अगर आपके शरीर में कैल्शियम अधिक मात्रा में ले रहे हैं, कैल्शियम की अधिकता हो गई है तो आपको होगा मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम। यह किसे होता है? यह ज़्यादातर प्रौढ़ों में होता है। किसमें? प्रौढ़ों में होता है। और जो है एक दूसरा आपका 2 रोग होता है अधिकता से, और दूसरा जो बच्चों में होता है वो क्या होता है? वो होता है इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया। ठीक, हाइपर का मतलब अधिक होता है। अगर कहीं पर भी आपको हाइपर मिलता है तो इससे आपको क्या ध्यान रखना है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है तो हम कह नहीं देते हैं नॉर्मली कि हाइपर मत होइए। वही मतलब अब किसी चीज की अधिकता हो जाती है, अगर किसी चीज में हाइपर लग गया है तो इसका मतलब हो गया कि ये अधिकता के कारण रोग हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम। यह किसको होता है? तो यह होता है प्रौढ़ों में। और इंडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया यह किसको होता है? तो यह होता है बच्चों में। अब हम आगे देख लेते हैं कैल्शियम के अवशोषण में बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका होता है बाधक तत्व और एक हो जाता है आपका सहायक तत्व। तो जो कैल्शियम के आपके अवशोषण में बाधक होता है, सबसे पहले तो आपका आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन में जो है पाया जाता है, ये 50% किसका होता है? तो लाइसिन प्रोटीन का होता है। आपको पता होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं आपके शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, क्योंकि वह आपके शरीर में मतलब जो आपके खनिज लवण होते हैं इनके अवशोषण में सहायक होती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बाधक होती हैं, उनका अवशोषण नहीं होने देती हैं। तो यहाँ पर बाधक में सबसे पहले हम देख रहे हैं, बाधक में क्या आ जाता है? सहायक, सॉरी बाधक नहीं, ये सहायक बाधक दोनों एक साथ आ गया है। सहायक बाधक तत्व लिख रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग से हेडिंग डालना भूल गई। तो यहाँ पर क्या याद रखना है आपको? कैल्शियम के अवशोषण में सहायक घटक या सहायक तत्व क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपका आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन कैल्शियम के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। अगर हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा, और प्रोटीन की अधिकता होने पर अवशोषण अधिक होता है। जो लाइसिन होता है, लाइसिन कैल्शियम अवशोषण 50% आपका बढ़ा देता है। कौन? लाइसिन प्रोटीन। अगला आ जाता है विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है इसकी उपस्थिति में कैल्शियम का अवशोषण अच्छी तरह से होता है। यह कैल्शियम अवशोषण की क्षमता को बढ़ा देता है। अगला आ जाता है फास्फोरस। फास्फोरस क्या है? तो जो फास्फोरस होता है इसका सही अनुपात होना चाहिए। जब फास्फोरस और जो है कैल्शियम का सही अनुपात होगा, जैसे हमने देखा कि नॉर्मली क्या है 1:1, तो जब आपके शरीर में इसका सही अनुपात होगा तो यह जो है आपके शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देगा। अगला आ जाता है लैक्टोज। लैक्टोज आपको पता है कि लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज शक्कर कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है। आपको पता है अगर ये आप लैक्टोज की बात हुई है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमें कैल्शियम की प्राप्ति होगी वो कहाँ से होगी? तो वो आपको दूध से प्राप्त होगी, है ना।
अब हम देख लेते हैं कैल्शियम के अवशोषण में बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो बाधक तत्व कौन से होते हैं कैल्शियम में? सबसे पहले तो आपका आ जाता है तिल। तिल क्या होता है? तिल आपका कैल्शियम अवशोषण में बाधक होता है। फिर आ जाता है फैटी एसिड। जो फैटी एसिड होते हैं ये हमारे शरीर में जो है कैल्शियम के अवशोषण में बाधक बनते हैं। अगला आ जाता है फास्फेट तथा फाइटिक एसिड। फास्फेट, अधिक फास्फेट युक्त भोज्य पदार्थ का अगर हम सेवन करते हैं तो शरीर में फास्फेट की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से फाइटिक एसिड कैल्शियम के साथ मिलकर अघुलनशील पदार्थ बनाता है, जिससे भी आपका कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है। तो क्या ध्यान रखना है कि जो आपका कैल्शियम और फास्फेट और फाइटिक एसिड होता है ये दोनों आपके कैल्शियम के अवशोषण में बाधक बनते हैं। अगला आ जाता है छोटी आंत का क्षारीय माध्यम। छोटी आंत में क्षारीय माध्यम होने के कारण भी आपके शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बहुत ही कम मात्रा में हो पाता है। ठीक, अगला क्या आ जाता है? अगला आ जाता है तांबा। ये जो तांबा होता है, तांबा जो है भोज्य पदार्थ में अधिक लेने से क्या हो जाएगा, ये आपके अवशोषण में मतलब कि कैल्शियम के अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर देती है। ठीक, ये इतना था, हमने देख लिया बाधक और सहायक तत्व। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैल्शियम के अवशोषण में बाधक या सहायक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक, अगला हम देख लेते हैं, लास्ट आ जाता है हमारा कैल्शियम की कमी के प्रभाव। अगर आपने अधिकता के बारे में तो देख ही लिया, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पर। सबसे पहले तो क्या होगा कि रक्त का थक्का ना जमना। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो यह रक्त का थक्का नहीं जमने देगा। अगला आ जाता है आपका ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया के बारे में आपने जब विटामिन डी पढ़ा था तो वहाँ पर पढ़ा था। विटामिन डी जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, टिटैनी, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया था और डिटेल में देखा था। तो ऑस्टोमलेशिया किसको होता है? आपने देखा था ऑस्टोमलेशिया जो होता है यह ज़्यादातर महिलाओं को होता है। यह रोग जरा सी चोट लग जाने पर उनकी हड्डी टूट जाती है, हड्डियों में के जोड़ों में दर्द रहता है और जब हड्डियां जो है टूट जाती हैं तो ये जल्दी जुड़ती भी नहीं है। फिर आ जाता है ऑस्टोपोरोसिस। पोरोसिस का मतलब हो जाता है छेद होना। पोरस का अर्थ क्या होता है? छेद होना। तो यह वृद्धावस्था में ज़्यादातर होता है। जो ये आपका ऑस्टोपोरोसिस होता है तो ये आपके वृद्धावस्था में होता है। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी हड्डियों में छेद हो जाता है। फिर टिटैनी रोग हो जाता है या हाइपोकैल्सीमिया। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपके शरीर में किसी चीज़ की अधिकता है, मतलब कि अगर किसी चीज़ में हाइपो लग गया है फिर हाइपर लग गया है तो इसका मतलब ये खनिज लवण की अधिकता से होने वाला रोग है। लेकिन अगर हाइपो लग गया है तो हाइपो का अर्थ हो जाएगा कि कमी से होने वाला रोग है। ठीक, तो यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया क्या हो जाता है कि यह कैल्शियम की कमी का प्रभाव होता है। फिर यहाँ पर क्या याद रखना है आपको, विटामिन डी से होने वाले रोग भी हो जाते हैं। अगर कैल्शियम की कमी है तो विटामिन डी से होने वाले रोग हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि जो आपका कैल्शियम है इसका संबंध जो है फास्फोरस और विटामिन डी से होता है। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे देख लेते हैं, जो हमारा कैल्शियम है इसका भंडारण कहाँ होता है। तो कैल्शियम का भंडारण आपका हड्डियों में होता है, अवशोषण इसका छोटी आंत में होता है, विसर्जन प्रतिदिन इसका एक सामान्य व्यक्ति में जो कैल्शियम होता है उसका विसर्जन कितना होता है, तो 320 mg होता है प्रतिदिन होता है। लेकिन यह 320 mg किस किस माध्यम से होता है, क्योंकि हमने ज़्यादातर देखा है कि जो हमारे विटामिन थे उनका विसर्जन जो होता था मूत्र के द्वारा हो जाता था और जो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन थे उनका ज़्यादातर विसर्जन मल के द्वारा हो जाता था। तो लेकिन यहाँ पर आपको 3 तरह से विसर्जन मिलेंगे कि जो हमारे कैल्शियम है उनका विसर्जन 3 प्रकार से होता है। कैसे? एक तो हो जाता है आप मल से करते हैं, मूत्र से होता है और पसीने से होता है। तो ये 3 प्रकार से जो है कैल्शियम का विसर्जन होता है। मल के द्वारा 125 mg होता है,
मूत्र के द्वारा 175 mg होता है और जो पसीने से होता है वो 20 mg कैल्शियम का विसर्जन होता है। तो प्रतिदिन आपके शरीर से 320 mg जो है कैल्शियम का उत्सर्जन होता है या विसर्जन होता है, ठीक। तो ये इतना पॉइंट आपने कैल्शियम के बारे में देख लिया। ऐसे ही एक दो विटामिन जैसे पोटेशियम हो गया और आयोडीन हो गया, इन सब के बारे में, आयरन हो गया, इन सब के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। बाकी सारी थोड़ी थोड़ी आपको पढ़ लेनी है, होने वाले रोग के बारे में जानकारी ले लेना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े ही हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो आज हमने पूरा कैल्शियम समाप्त कर लिया है। इसकी भी क्लासेस थोड़ी लंबी चलेंगी, तो आपको घबराना नहीं है, धैर्य के साथ पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि धैर्य ही रखने से ही सब कुछ होगा। तो आपको धैर्य के साथ पढ़ना है, नोट्स बना लेना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, बस पढ़ते रहना है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।